आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम एक्ट टू ऑफ एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट के एक्ट 2 के अंदर टोटल हैं 7 सीन्स और उन सातों सीन्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या घटनाएं घटी और उनमें क्या क्या कोटेशंस बोली गई। तो स्टार्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सीन 7, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सीन 7। एक्ट 2 का सीन 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन। तो स्टार्ट करेंगे मेरे भाई एज यू लाइक इट का सीन 1 टू सीन 7 एक्ट 2, ठीक है ना। अब देखो, अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ सीन्स, थीम्स एंड चार्ल्स, कैरेक्टर्स। ये है आपका क्या, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ठीक है ना। ये टच स्टोन है, ये आपके क्या है, ये टच स्टोन। यहाँ पर और भी कैरेक्टर्स हैं, तो अब मैं ऐसे नहीं कह सकता इंडिविजुअली कि कौन सा कैरेक्टर कौन है। ये मुझे थोड़ा सा क्या लग रही है, ये कौन लग रही है, ये कौन है बताना। ये ऑड्रे है, ठीक है, ऑड्रे है, मान ली ऑड्रे है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एक्ट सेकंड की और सीन 7 की। अब सातों सीन्स में क्या क्या हुआ है आप एक बार समझ लो। पहले सीन में ड्यूक सीनियर जो है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर देखे जाते हैं और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में वो अपने लॉर्ड्स के साथ हैं और हिरण को मार करके वो खा रहे होते हैं, तो या हिरण को मार रहे होते, शिकार कर रहे होते और दुख भी मना रहे होते हैं कि भैया हमको हिरण मारना पड़ रहा है। ड्यूक फ्रेडरिक का गुस्सा देखने को मिला वहाँ पर और पता लगा ड्यूक फ्रेडरिक को कि ऑरलैंडो के साथ लगता है उसको कि रोसलिंड और जो उसकी जो बेटी है सीलिया वो चाह चुकी है, तो वहाँ पर उसको गुस्सा देखने को मिला। ऑरलैंडो भी अब क्या है, जैसे ही पता लगा कि ऑरलैंडो को जो लिबियो ने बताया और उसके अलावा ऑरलैंडो ने क्या किया, परियोजना बना ली कि वो भी क्या करेगा, फॉरेस्ट में भाग जाएगा, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला जाएगा। ये सीन 3 के अंदर आया। अब इसके अंदर रोसलिंड और सीलिया तो पहले ही भाग गई थी, अब वो फॉरेस्ट में पहुंच गई, ठीक है ना। पहुंच गई तो उनका वहाँ पर उनकी वार्तालाप देखने को मिलती है। फिर वहाँ पर एमियंस के सॉन्ग और सटायर वहाँ पर देखने को मिले। एमियंस ने कुछ गीत गाए और वहाँ पर उसका व्यंग सीन 5 के अंदर देखने को मिला। फिर ऑरलैंडो और एडम की भूख लगी एडम को, तो ऑरलैंडो मांगने के लिए वहाँ ड्यूक सीनियर के पास जा पहुंचा और वहाँ पर एक अलग ही तरीके से मांगने लगा, लेकिन ड्यूक सीनियर ने उसको सांत्वना दी और कहा कि भैया तू जा, तेरे साथी को भी ले आ। आगे देखो, ड्यूक सीनियर का जो बैंक्वेट है, ड्यूक सीनियर का वहाँ पर बैंक्वेट चल रहा था, लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और जैक्स की फेमस स्पीच आई, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये वाली, ठीक है ना, द 7 एजेस ऑफ मैन वाली। तो देखो ड्यूक सीनियर इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। अब ड्यूक सीनियर आर्डन के जंगलों में है और ड्यूक सीनियर जो आर्डन के जंगल में, तो देखो ड्यूक सीनियर नाउ लिविंग इन एग्जाइल, वो वनवास जी रहा है, वो जंगल में है और वो व्यक्त करता है अपनी संतुष्टि को। वो कहता है कि मैं कंटेंटमेंट में हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वो अपनी संतुष्टि को व्यक्त करता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा संतुष्ट है विद लाइफ, जीवन से, इन द फॉरेस्ट में, ठीक है ना। एप्रिसिएट करता है, वो सराहना करता है जिंदगी की या सादगी की, इस जंगल की सादगी की भी सराहना करता है इसके अंदर। और वो कंपेयर करता है टू द करप्ट कोर्ट, और किससे तुलना करके कहता है कि यार वो भ्रष्ट कोर्ट की बजाय तो ये जिंदगी जो है, सादा जिंदगी किसकी, जंगल की, बहुत बढ़िया है। ही कंपेयर्स नेचर, वो नेचर की तुलना करता है टू ए टीचर, किससे, टीचर से, कि नेचर एक टीचर है। कौन कहता है, ये ड्यूक सीनियर कहता है कि नेचर एक टीचर है, फाइंडिंग विजडम इन द ट्रीज, और जो बुद्धिमानी है, ज्ञान है, वो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। बुक्स इन द ब्रुक्स, किताबें जो है वो क्या बनती है, बुक्स जो है इन द ब्रुक्स हैं। बुक्स इन द ब्रुक्स के बारे में भी बात करता है वो, कि नालियों में किताबें हैं। किताबें नालियों में मतलब है कि आज जो हमारे करप्ट कोर्ट में जो किताबें यूज की जाती हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है, वो ड्रेन आउट हो रही हैं, ठीक है ना। एंड सरमन्स इन द स्टोन्स, और वो कहता है कि ये जो यहाँ के नाले हैं उनसे बुक्स हैं, मतलब उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। उस भ्रष्टकोश की बात की भी करता है। और जंगल में जो नाले हैं, वो नाले जो बह रहे हैं, जलाशय बह रहे हैं, उन जलाशय कह रहा है कि इनसे हमें किताबों की तरह नॉलेज मिलती है। सरमन्स, वो कहता है कि जो पत्थर है ना, वो हमें उपदेश देते हैं। तो जंगल को टीचर बताता है और टीचर बताते समय वो क्या कहता है कि पेड़ से हमें ज्ञान मिलता है, नालों से हमें किताबें मिलती हैं और पत्थरों से हमें क्या मिलता है, पत्थरों से हमें सरमन मिलते हैं। वन ऑफ द लॉर्ड्स, एक लॉर्ड जो है वो रिपोर्ट करता है कि जैक्स जो है वो एक मेलानकोलिक कोर्टियर है, ठीक है ना। कहता है कि जो जैक्स है ना, जैक्स बहुत सीन म्यूजिंग, वो थोड़ा सा टेंशन में है और वो पीड़ित है। किसके बारे में, बाउंडेड डियर के बारे में, कि जो हमने हिरण घायल किया ना, हिरण मारा है। याद रखना कौन से जानवर का शिकार किया जाता है वहाँ, इस सीन के अंदर, पहले सीन के अंदर सेक्ट 2 में डियर का शिकार किया जाता है। और वो फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस दे रहा है अपने जीवन पर, वो दार्शनिक विचारधाराएं वहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, किसमें, जीवन पर दार्शनिक विचारधाराएं प्रस्तुत कर रहा है। ड्यूक सीनियर जो है वो षड्यंत्र रचता है, ड्यूक सीनियर के साथ षड्यंत्र रचा गया और वो विशेष रखते हैं कि वो जैक से मिले, थॉट इंट्रीग्ड। ड्यूक सीनियर के साथ षड्यंत्र रचा गया, किसके द्वारा, फ्रेडरिक के द्वारा, और उसकी इच्छा रही है कि वो जैक्स के थॉट्स को, जीवन के थॉट्स को देखे। तो वो बोलता है खुद ही, कौन, ड्यूक सीनियर बोलता है
ड्यूक सीनियर के यहाँ कोटेशन आया है। ड्यूक सीनियर बोलता है कि स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। ड्यूक सीनियर बोलता है कि भैया विपत्ति के जो क्या है यूजेज हैं वो क्या होते हैं, स्वीट होते हैं। फिर आता है सेकंड सीन, ड्यूक फ्रेडरिक का गुस्सा। अब ड्यूक फ्रेडरिक क्यों गुस्सा होते हैं, तो देखो ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो इज एनरेज्ड, वो गुस्सा हो गए हैं अपॉन डिस्कवरिंग, ये पता लग करके कि उनकी बेटी जो सीलिया है वो क्या हो चुकी है, भाग गई है किसके साथ, रोसलिंड के साथ। और पता लगता है कि ऑरलैंडो ने भगाया होगा क्योंकि ऑरलैंडो से प्रेम करने लगी थी रोसलिंड। तो ही अज्यूम्स, उसको ये लगा कि ऑरलैंडो मस्ट बी इन्वॉल्व एंड इन्वॉल्व, कि वो इन्वॉल्व होगा किसमें, ऑरलैंडो भी इन्वॉल्व होगा इस मामले में। तो उन्होंने अपने आदमियों को वो क्या किया, आदेश दिया कि ऑरलैंडो को लाया जाए, ऑरलैंडो के बड़े भाई को लाया जाए। ऑरलैंडो नहीं है तो ऑरलैंडो के बड़े भाई को लाया जाए। कौन है, ऑलिवर। और ये विश्वास कर रहा था कि शायद उसके पास किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन होगी। तो ड्यूक फ्रेडरिक क्या बोला, गो, जाओ ऑलिवर जाओ और ढूंढो तुम्हारे भाई को और उसे बताओ आई वुड स्पीक विद हिम, कि मैं उससे बात करना चाहूँगा। मतलब यहाँ पर ये शायद अपने उससे कह रहा है, अपने मैन से कह रहा है, अपने आदमियों से कह रहा है कि जाओ और उसको ढूंढो, किसे, ऑलिवर को, और उसे बता दो कि मैं उससे बात करना चाहूँगा। ठीक है ना। यहाँ पर अब ऑलिवर आएगा एक्ट 3 के अंदर, एक्ट 3 के अंदर ऑलिवर आएगा। ठीक है ना। ऑलिवर आएगा तो उसको धमकी देगा कि तू देख तेरे भाई को ढूंढ रहा है, 1 साल दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तेरी पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर लूँगा। आगे देखो ऑरलैंडो भाग जाता है जंगल में एडम के साथ मिलकर। एडम ओल्ड है, ओल्ड मैन है। ठीक है ना। ऑरलैंडो का जो फेथफुल ओल्ड सर्वेंट है एडम, वो चेतावनी देता है ऑलिवर को। क्या चेतावनी देता है वो, उसे किसको, ऑरलैंडो को चेतावनी देता है कि ऑलिवर जो है वो योजना बना रहा है क्या करने की, ऑरलैंडो को मारने की। बाई सेटिंग फायर, आग लगा देगा वो उसके लॉजिंग में, उसके घर में, वाइल जब वो सोता है। तो क्या क्या बताया उसने, ये बताया कि ऐसा हो सकता है कि ऑलिवर तुम्हारे घर में आग लगा दे, आग लगा के तुम्हें मार दे। वो मारने की योजना बना रहा है। ऐसे नहीं लड़के मारना, तलवार से मारना, बंदूक से मारना, वो कह रहा है आग लगा के मारने की बात कर रहा है। एडम ने, दो हालांकि बुजुर्ग था, वो ऑफर करता है कि मैं अपनी लाइफ की सेविंग भी तुम्हें दे दूंगा। और वो अपने लाइफ की सेविंग है 500 क्राउन्स, वो उसको दे देता है। और 1000 क्राउन्स किसके पास होते हैं, उसके पास होते हैं, ऑरलैंडो के पास। ठीक है ना। अब दोनों की दोनों वहां निकल पड़े, किसकी ओर, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर निकल पड़े। अब क्या एडम गाता है, टेक दैट एंड ही दैट डथ द रेवंस फीड, या प्रोविडेंटली कैटर्स फॉर द स्पैरो, बी कंफर्ट टू माई एज, हेयर इज द गोल्ड, ऑल दिस आई गिव यू, लेट मी बी योर सर्वेंट। उसने कहा कि भैया मेरे पास जितना पैसा है ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ। एडम ने कहा कि मैं तुम्हें जितना पैसा है मैं दे रहा हूँ, मेरी सेविंग है जीवन की, और अब तुम मुझे अपना नौकर बना लो, मुझे दास बना लो। टेक दैट, ये ले लो, एंड ही दैट डथ द रेवरेंस फीड। और ये लाइन जो बोली टेक दैट वाली, ये किसने बोली, एडम ने बोली। आगे देखो अगला जो सीन है वो है रोसलिंड जो है, और कौन, रोसलिंड और सीलिया, जो किस किस के बेस में, गैनीमीड और एलिना के बेस में है, वो कहाँ पहुंच गई, फॉरेस्ट में पहुंच गई। रोसलिंड का डिस्गाइज किस रूप में है, एक यंग मैन है गैनीमीड, और सीलिया क्या है, एक गडरिन बन गई एलिना। ठीक है ना। और वो फॉरेस्ट में पहुंच गए साहब टच स्टोन के साथ। उनकी मुलाकात कॉरिन से हुई। कॉरिन एक बूढ़ा शेफर्ड है, और एक सिल्वियस से हुई। सिल्वियस जो है एक यंग शेफर्ड है, एक लव सिक यंग शेफर्ड। ठीक है ना। तो कॉरिन और जो कॉरिन की और किसकी, सिल्वियस की मुलाकात किससे, रोसलिंड और सीलिया से कौन से सीन में होती है, एक्ट 2 के सीन 4 में होती है। सिल्वियस का पता लगता है कि सिल्वियस बहुत गहरा प्रेम करता है किससे, फीवी से, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, फीवी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन शी डज नॉट रिटर्न हिज अफेक्शन, लेकिन वो उससे प्रेम नहीं करती है, वो उसके प्रेम का कोई प्रत्युत्तर नहीं देती है। कौन, फीवी। रोसलिंड और सीलिया ये डिसाइड करती है कि वो एक झोपड़ी खरीदेंगी, और वो कॉरिन उनमें मदद करता है, और कॉरिन वहाँ पर इसको क्या करवा देता है, झोपड़ी भी दिलवा देता है, एंड सम लैंड, और कुछ जमीन भी, फ्रॉम कॉरिन टू सेटल इन द फॉरेस्ट। और वो कॉरिन नहीं करता, कॉरिन किसी और से दिलवाता है उसको, किसमें, फॉरेस्ट में सेटल करने के लिए। रोसलिंड गैनीमीड के रूप में बोलती है लव इज मियरली अ मैडनेस, और लव केवल एक पागलपन है और कुछ नहीं है। और यही टाइटल अगले जो एक्ट 3 है उसका सब टाइटल बन जाता है, यही लाइन एक्ट 3 का सब टाइटल बन जाता है। जबकि एक्ट 2 का जो सब टाइटल है वो है आपका फ्लीटिंग द टाइम केयरलेसली, कि समय बहुत लापरवाही से गुजर जाता है। तो देखो लव इज मियरली अ मैडनेस, ये रोसलिंड ने बोला था एक्ट 4 के अंदर। अब एक्ट 4 नहीं, सॉरी, एक्ट 2 के अंदर, सीन 4 के अंदर। अब आता है सीन 5। सीन 5 में आप लोगों को ये एमियंस और आपको क्या दिख रहे होंगे, ये जैक्स दिख रहे होंगे, एमियंस और जैक्स हैं। और एमियंस जो है वो सॉन्ग गाता है, एक सटायर करता है। एमियंस एक मैरी मूड में है, खुश मूड में, हैप्पी मूड में, और वो एक गाना गाता है अंडर द ग्रीन वुड ट्री। वो गाना गाता है अंडर द ग्रीन वुड ट्री, कि इस हरे जंगल के पेड़ के नीचे।
तो इस गाने को गाता है एमियंस सीन 5 के अंदर एक्ट 2 में। क्लियर है? आगे देखो, एक सॉन्ग है अबाउट द जॉयज ऑफ ए सिंपल लाइफ, एक सामान्य से जीवन के किस पर, खुशियों पर, कि जीवन में बहुत खुशियां होती है। वो क्या करता है, मजाक उड़ाता है। कोर्टली एम्बिशन मतलब कोर्ट के महत्वाकांक्षाओं की, राजसीय महत्वाकांक्षाओं की कॉन्ट्रास्ट करता है इस महत्वाकांक्षा की विद द फॉरेस्ट पीसफुल एग्जिस्टेंस। कहता है कि जंगल में जितना शांत अस्तित्व बना हुआ है उतना आनंद वहाँ कोर्ट के अंदर नहीं आता। एक लॉर्ड जो होता है वो इंटरप्ट कर देता है उसे, सेइंग कहते हुए कि ड्यूक सीनियर इज लुकिंग फॉर हिम, कि ड्यूक सीनियर उसे बुला रहा है। कौन को? जैक्स को। यहाँ पर जैक्स के लिए बोलता है वो। अब जैक्स क्या है? एक मेलानकोलिक लॉर्ड है साहब, एक बहुत उदासीन मूड में रहता है। ये आपको याद रखना है, मेलानकोलिक कौन रहा? जैक्स रहा। वो एमियंस की सिंग को जो सब गाना गा रहा होता है ना एमियंस, उसको वो सुन रहा होता है और बड़ा आनंद ले रहा होता है, पूरे जंगल के जीवन का आनंद ले रहा होता है। जैक्स इंटरप्ट कर देता है और रिक्वेस्ट करता है कि एक सॉन्ग अबाउट हिज ओन मेलानकोली, कि उसकी खुद की मेलानकोली के बारे में वो एक गीत गाना चाहता है, लेकिन एमियंस जो है मना कर देता है। मतलब वो चाहता है कि भैया एक मेरे लिए भी गाना गा दो। द सीन हाईलाइट करता है जैक्स की यूनिक पर्सनैलिटी को, कि जैक के अंदर एक अद्वितीय से व्यक्तित्व है। दो जैक हैं यहाँ पर, एक जैक्स तो कौन है? ये फूल है ना, या फिर कह दो कि ये फूल इन फिलोसोफर है। और दूसरा जो जैक्स है वो कौन है? वो उनका ऑरलैंडो और ओलिवर का भाई है। एंड हिज फिलोसॉफिकल म्यूजिंग्स ऑन लाइफ, वो अपने दार्शनिक विचारों को जीवन पर प्रस्तुत करना चाहता है। अब साहब क्या हुआ? ऑरलैंडो और एडम की भूख यहाँ पर देखने को मिली। ऑरलैंडो को वो एडम जो है उसको बहुत भूख लग जाती है। अब देखो, ऑरलैंडो और एडम जो है बहुत थक जाते हैं और भूख लग जाती है उनको, और जंगल में पहुंच जाते हैं। एडम जो है थोड़ा गिर जाता है, भूख की वजह से गिर जाता है। ऑरलैंडो तुरंत भोजन की सर्च में चल देता है। ऑरलैंडो कहता है, क्या कहता है? देन बट फॉर बियर यूर फूड अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर में मैं तेरा व्यवस्था करता हूँ भोजन की, टेंशन मत कर। ऑरलैंडो का ये कोटेशन है। इसके बाद क्या है? ड्यूक सीनियर जो है वो क्या करते हैं? उसका बैंक्वेट देखने को मिलता है, और जैक्स जो है उसका वो फेमस स्पीच बोलता है। वो ड्यूक सीनियर और उसके जो स्वामी हैं वो वहाँ पर क्या है? मॉडेस्ट मील कर रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं। जैक्स जो है वो अपना फेमस मोनोलॉग वहाँ पर डिलीवर करता है 7वें सीन के अंदर। वो कहता है पूरी दुनिया एक रंगमंच है और सारे मैन और विमेन, महिला और पुरुष, ये सारे नायक हैं। वो डिस्क्राइब करता है 7 एजेस ऑफ मैन। पहली एज इन्फेंट। इन्फेंट की एज कैसे निकलती है? म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म। वो कहता है कि म्यूलिंग, ये म्यूल करता है, एंड पकिंग, और उल्टियां करता रहता है। किसमें? इन नर्सेज आर्म्स। ये नर्स के हाथों में उल्टियां करता रहता है और वही गोद में पड़ा रहता है। स्कूल बॉय बनता है। फिर एक विनिंग स्कूल बॉय है, एक शिकायती स्कूल लड़का, विनिंग स्कूल बॉय। ये क्या करता है? ये बहुत ही स्लो पेस में चलता है, लाइक अ स्नेल होता है, घेंगे की तरह होता है। और वो अपने बैग को लेकर के विद इज सैचल अपने बैग को लेकर के SATCHEL, वो अपने सैचल को लेकर के वो स्कूल जा रहा है। और वो भी कैसे? अनविलिंग है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता लेकिन वो जा रहा है, ठीक है ना। फिर वो एक प्रेमी में बदल जाता है, और वो प्रेमी क्या होता है? वो साइंग, SIGHING, साई कर रहा है। मतलब साई मनी होता है आह भर रहा है। किसकी तरह? लाइक अ फर्नेस, एक भट्टी की तरह। साइंग लाइक अ फर्नेस, एक भट्टी की तरह आ भर रहा है। और वो क्या कर रहा है कि वो क्या करता है? अपनी लव पॉइंट्स बना देता है अपनी, क्या? मेड टू इज मिस्ट्रेस आईब्रो। वो अपनी मिस्ट्रेस आईब्रो मतलब अपनी प्रेमिका की जो आईब्रो है उसकी प्रशंसा में, मिस्ट्रेस आईब्रो में, आईब्रो की प्रेज में वो क्या करता है? वो फुल बैलेट्स रच देता है। वो फुल बैलेट्स वो रच देता है ना, दुख भरे गीत रच देता है। सोल्जर आता है। फिर सोल्जर क्या है? एक लेपर्ड की तरह है, ठीक है ना। एक बियर्ड रखता है, दाढ़ी रखता है, एक लेपर्ड की तरह, बियर्ड लाइक लेपर्ड। और वो अपनी रेपुटेशन के लिए जान देने के लिए तैयार है। उसे सम्मान चाहिए, ठीक है ना, उसे सम्मान चाहिए। फिर वो जस्टिस बन जाता है। उसकी आइज बहुत सीवियर हो जाती है, ठीक है ना। और उसकी जो वो क्या करता है कि आइज बहुत सीवियर हो जाती है, आंखें गंभीर हो जाती है, थोड़ा पेट भी निकलने लग जाता है, ठीक है ना। और आई सीवियर एंड फैट हो जाता है, वो थोड़ा मोटा हो जाता है। फिर ओल्ड एज आती है। ओल्ड एज में एक पेंटालून हो जाता है और एक विटी सेइंग्स हो जाती है उसकी। विटी सेइंग्स वो ऐसी कहावत है, कहता है ज्ञान भरी कहावत है, ठीक है ना।
सोल्जर एज में वो रेपुटेशन के लिए कैनन माउथ में जाने के लिए तैयार है। सोल्जर एज क्या है? वो कैनन्स माउथ, रेडी टू कैनन्स माउथ, रेडी टू गो कैनन्स माउथ। वो मुंह में तोप के मुंह में जाने के लिए तैयार है अपने रेपुटेशन के लिए। फिर यहाँ पर ओल्ड एज आती है, वो एक पेंटालून की तरह है, वो पेंटालून की तरह है, पेंटालून की तरह है और बिल्कुल एक ऐसा पायजामा सा लगता है, उसके ऊपर कपड़े बहुत ढीले लगते हैं और पर जो उसके बचपन के कपड़े थे वो भी उसके ढीले लगने लग जाते हैं शरीर पर। और स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज, और उसकी नाक पर क्या आ जाता है? स्पेक्टिकल्स आ जाते हैं ऑन हिज नोज, उसकी नाक पर। और पाउच ऑन साइड्स, और पाउच बन जाते हैं आंख के नीचे, है ना, आंख के नीचे पाउच बन जाते हैं यहाँ पर। फिर डेथ होती है, डेथ मतलब होता है सेकंड चाइल्डहुड, यहाँ पर दूसरा बचपन आता है। दांतों से सीटी निकलती है, विसिल्स, बोल नहीं पाता, पोपला हो जाता है तो दांत चले जाते हैं, सेकंड चाइल्डहुड हो जाता है। ऑर्लैंडो इसमें क्या करता है? ऑर्लैंडो बस्ट इन इसी समय पर ऑर्लैंडो आ जाता है, गीत चल रहा होता है द 7 एजेस ऑफ मैन। ऑर्लैंडो वहां पर आ जाता है, ऑर्लैंडो अपनी स्वॉर्ड खींच देता है, तलवार खींच देता है और भोजन मांगता है। अब साहब ड्यूक सीनियर उसका स्वागत करता है, भैया बैठ यार दादा, ऐसे मत मांगे यार भोजन। ऑर्लैंडो रिग्रेट करता है अपने अग्रेशन के लिए कि मैंने बहुत गुस्सा दिखाया, इसके लिए माफ करो। ऑर्लैंडो फिर एडम को लेकर के आता है, फिर वो वहां पर एक साथ भोजन करते हैं। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों गाना गाते हैं, कौन? जैक्स। जैक्स तो गाता है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, और फिर वो कहता है ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इन ग्रेटिट्यूड। ठीक है ना, ये एमियन का गीत है। और एक अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये गाया था। तो अंडर द ग्रीन वुड ट्री कब गाया था इसने, कौन से सीन में? ये तो 7 सीन में गाया था, ये 7 सीन इंपॉर्टेंट है और आपको जो याद रखना है ये सीन 5 के अंदर अंडर द ग्रीन वुड ट्री गाया था। और ये आपको प्रॉपरली आपको ये सारे सीन्स याद रखने हैं और सातों सीन्स में आपको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं इनको, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि सातों सीन आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सीन के लिए, अगले एक्ट के लिए, और अगले सीन्स और अगले एक्ट आएंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।